चलो यस सर। यस सर। चलिए, तो आज हम लोग अपने थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, काफी सिंपल चैप्टर है, बट इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि आप यदि चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ते तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंसोगे। ओके, और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लाइफ में पीरियडिक टेबल की क्या इंपॉर्टेंस है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। ओके, हम लोग आज यही पीरियडिक टेबल को डिटेल्स में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, मुझे बता देना कि इन टोटल कितने एलिमेंट्स हैं सब मिला के, अभी जो साइंस को मालूम है जितना। सर 118 118 एलिमेंट है सब मिला के। ओके, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। ओके, दिस वन इज द फर्स्ट एलिमेंट। ओके, एंड द लास्ट एलिमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन, जो पता चला है अभी तक और पता चल सकते हैं समय। ओके, अब देखिएगा हमारी पीरियडिक टेबल एक रिमार्केबल अरेंजमेंट है, बहुत मस्त अरेंजमेंट। ओके, आप लोग जूनियर क्लास में इतना तो पढ़ के आते हो कि हमारे पीरियड में डैश ग्रुप होती है, डैश पीरियड होती है, कितने सारे? मैम 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। हमारे पीरियडिक टेबल में टोटल होती है 18 ग्रुप। ओके, 18 ग्रुप्स। ग्रुप्स जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। देखो, ये वाला ग्रुप नंबर 1 हो गया, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ग्रुप नंबर 1 है। ये वाली ग्रुप नंबर 2 है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये थर्ड ग्रुप है। इसी प्रकार से लेके यहां तक आप यदि जाते हो तो 18 ग्रुप। ओके, और 7 पीरियड्स हैं। पीरियड जो होते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इस तरह 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब पीरियडिक टेबल का इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री के स्टूडेंट के डे टू डे लाइफ में ये है कि नॉर्मली केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो 118 एलिमेंट के सारे रिएक्शन को अलग अलग पढ़ना मुमकिन नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये रिमार्केबल अरेंजमेंट में आप एक चीज देखोगे, जैसे कि मान लो आपको सोडियम की 5-10 रिएक्शन के बारे में पता चल गया, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि पोटेशियम की भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी सोडियम से मिलती जुलती है। ओके, मतलब बोलने का कि एक ग्रुप में प्रॉपर्टी सिमिलर रहती है, सेम नहीं बोलो, मतलब लगभग मिलता जुलता प्रॉपर्टी होता है। तो इस रिमार्केबल अरेंजमेंट को हम लोग इन डिटेल्स में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री में जो सारे प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होते हैं वो किस तरह पीरियडिक टेबल में वैरी करती है, किसका ज्यादा होता है कौन सा प्रॉपर्टी, किसका कम होता है कौन सा प्रॉपर्टी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी बच्चों ने पीरियडिक टेबल तो लाइफ में देखा है कि नहीं देखा है? देखा होगा यस सर। है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है कि पीरियडिक टेबल सबने देखा है। ओके, आ जाओ पीरियडिक टेबल को थोड़ा और हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहला ग्रुप जो पीरियडिक टेबल का होता है बेटा, द फर्स्ट ग्रुप, उसको बोला जाता है एल्कली मेटल्स। दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स। अब एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब वो वाटर में जाता है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बनाता है। एल्कलीज मालूम होगा, जूनियर क्लास में पढ़े हुए हो आप लोग, सॉल्युबल बेसेस आर नोन एज एल्कलीज। ओके, तो ग्रुप 1 के मेटल्स को एल्कली मेटल्स बोला जाता है। देख लो, ये वाले ग्रुप 1 है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है ना, ये पूरी डाउन द एल्कली मेटल्स। दूसरा जो ग्रुप होता है उसको हम लोग एल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं, एल्कलीन अर्थ मेटल्स। अब ये जो
एल्कलीज बनाते हैं वो थोड़ी वीक रहती है कंपेयर टू ग्रुप 1। ग्रुप 1 का एल्कलीज ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। ग्रुप 2 की एल्कलीज वीक होती है, इसलिए इनको एल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं। अंडरस्टूड। ग्रुप 3 से 12 को बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल। ग्रुप 3 से लेकर 12 को बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल। ओके। और नॉर्मली आप लोगों को मालूम है कि किसी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल रहता है वो कंप्लीट रहती है, ऑक्टेट रहती है तो कंप्लीट रहती है, और ऑक्टेट से कम रहता है तो उसको हम इनकम्प्लीट बोलते हैं। तो नॉर्मल जो एलिमेंट्स रहते हैं जैसे सोडियम ही है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो क्या होगा, 281 होगा ना, सिंपल में लिखूं तो 281। मैग्नीशियम का लिखूं तो 282, अल्युमिनियम का लिखूं तो 283। तो आप क्या देख रहे हो, इन सब जो नॉर्मल मेटल्स हैं इनका क्या है, आउटर मोस्ट सेल सिर्फ इनकम्प्लीट, आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट नहीं कंप्लीट। बट ग्रुप 3 से 12 के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको जानना चाहिए कि इनके 2 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट रहते हैं। मतलब एक लास्ट वाला और एक लास्ट से सेकेंड लास्ट वाला भी इनकम्प्लीट रहता है, वो भी फुलफिल्ड नहीं रहता। अंडरस्टूड। तो ये ग्रुप 3 से 12 का कहानी है जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ये वाला यहाँ ये ग्रुप 3 हो गया और यहाँ तक ग्रुप 12 हो गया। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। बट ट्रांजिशन में ग्रुप 13 को बोला जाता है बोरोन फैमिली, क्योंकि बोरोन उसका पहला मेंबर होता है। ओके, बोरोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 13, इसलिए इसको बोरोन फैमिली। इसको हम लोग कार्बन फैमिली बोलते हैं क्योंकि कार्बन इसका पहला मेंबर। ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली बोली जाती है क्योंकि नाइट्रोजन इज इट्स फर्स्ट मेंबर। ओके, इसका और एक नाम होता है निक्टोजेंस। ग्रुप 15 को निक्टोजेंस भी बोला जाता है। ग्रुप 15 को निक्टोजेंस भी बोला जाता है। निक्टो शब्द का मतलब होता है सफोकेशन, सफोकेशन। निक्टो का मतलब होता है सफोकेशन। मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं ना बेटा, ओके, नाइट्रोजन हो गई, फास्फोरस हो गई, इन सब से फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। ओके, और एक्सप्लोसिव भी बनाई जाती है, और फर्टिलाइजर एक्सप्लोसिव के प्रेजेंस में आपको सांस लेने में दिक्कत होता है। ओके, सफोकेशन होती है। ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली बोला जाता है क्योंकि ऑक्सीजन उसका पहला मेंबर है। उसको हम लोग चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। चाल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मर्स। ओर फॉर्मर्स, मेटल्स लोग ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, मिनरल्स ओर्स पढ़े हो। तो ऑक्सीजन अक्सर मेटल के साथ जुड़ता है, देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, ओर है। ओके, और आप सल्फर भी है, जो सल्फर जो रहते हैं वो भी अक्सर ओर फॉर्मर्स में गिनती आता है। जैसे कि आप देखोगे Cu2s कॉपर सल्फाइड, ओके, HgS। ओके, तो ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि इस ग्रुप के मेंबर्स जो हैं मेटल के साथ लगे रहते हैं, तो वो मेटल ओर के फॉर्म में या मिनरल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनको चाल्कोजेंस बोला जाता है। चाल्कोजेंस मतलब ओर फॉर्मर्स, ओर बनाने वाले। बट ग्रुप 17 को हेलोजेंस, हेलोजेंस क्योंकि ये सॉल्ट बनाने में काम आता है, सॉल्ट फॉर्मर्स, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, सॉरी फ्लोराइड, है ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब हेलोजेंस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट्स बनाने में काम आते हैं। और ग्रुप 18 को बोला जाता है जीरो ग्रुप, या इनको इनर्ट गैस भी बोला जाता है। इनर्ट गैस क्यों? क्योंकि ये इनर्ट है, ये किसी से रिएक्ट करने नहीं जानते। बाकी स्टूडेंट्स समझ आ गए? तो सिंपल आपको इनके नाम थोड़े दिमाग में रखने हैं। एल्कली मेटल्स, एल्कलीन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन ग्रुप, this one is boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family, halogens and noble gases, group 18। अब सब आपको याद रहना चाहिए। देखो कुछ मेनोमिक्स है, मतलब कुछ एक तरीका है याद करने का, जो सिंपल तरीके से आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ते हो कि किस तरह अलग अलग को याद किया जाए। और आप लोगों को ग्रुप 1 से लेके लगभग ग्रुप 18 तक ऐसे ऐसे याद रहना चाहिए कि कौन कौन एलिमेंट। यदि ग्रुप 1 का बात करें तो इसको याद करने का जो तरीका है आप लोग को मालूम होगा, बहुत बच्चे को पढ़े हो ना, हेलिना
का रब से फरियाद, सुने हो कि नहीं बच्चों? ये तो सुने होगे जूनियर क्लास में, पढ़े हो कि नहीं, है ना? तो हेलिना का रब से फरियाद में देखोगे आप एक चीज आती है H, H इज फॉर हाइड्रोजन, ओके, H इज फॉर हाइड्रोजन, Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटासियम, Rb रुबिडियम, Rb, ओके, Rb रुबिडियम, CS सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है ना? तो ग्रुप 1 का सारा एलिमेंट्स आपको याद रहना चाहिए। हेलिना का रब से फरियाद, ओके, है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये गलत लिखा हुआ, मैं आरबी कर देता हूँ। तो ग्रुप 1 तो सबको याद होगा। अब ग्रुप 2 भी याद कर लो, ये भी सब जानते हो, बेटा मांगे कार सेंट, कार स्कूटर, बाप राजी, सबको मालूम है ना? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, इट्स बेरियम एंड रेडियम। ये भी गलत लिखा हुआ, BA होगा, बेरियम, ठीक है ना? ओके, ग्रुप 13। अब देखो ग्रुप 3 से 12 अभी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में याद करवा दूंगा आपको, बट पहले ग्रुप 1, 2 और 13 से लेके 18 याद कर लो। ग्रुप 13 वेरी इजी, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन मीन्स बोरोन, आलू से A और L लेना, अल्युमिनियम, गाजर इज गैलियम, आयन इज इंडियम और T और L लेना है, T और L इज थैलियम, ओके, ये दिमाग में रखिएगा। ग्रुप 13 याद हो गया सबको, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ग्रुप 14 अब थोड़ा सा अच्छा नहीं है मेरे लिए, ये लिखा हुआ केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम देते हैं केमिस्ट्री सर, दिमाग काम नहीं करता है। याद रहेगा? कोई दिक्कत आप लोगों को स्टूडेंट्स, है ना? सर याद कर रहा हूं। अच्छा एक बात है, तो मैं सन की प्रॉब्लम नहीं मैं देता हूँ स्टूडेंट्स, इतना भी टफ प्रॉब्लम नहीं मैं करवाता हूँ, ओके। चलिए, तो केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम मतलब C से कार्बन, Si से सिलिकॉन, गिव्स से Ge निकाल लो, जर्मेनियम, और सन की Sn, और प्रॉब्लम से Pb याद रख लोगे, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ओके, अंडरस्टूड। चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ये वाला बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ये नीचे वाला याद करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ओके। दिस वन इज केमिस्ट्री सर गिव्स, गिव्स में जी रखना, गिव्स सन की प्रॉब्लम, ओके, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ओके, अंडरस्टूड। अब इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ऐसे याद करते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है ना? तो इस तरह से याद करने हैं। अब ये तो थोड़ा डिफरेंट लिख दिया कि नाना पाटेकर मतलब ऐश्वर्या सब भिखारी, ये लोग करोड़पति है और इन लोग को बोल रहा भिखारी है, ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाना पाटेकर से एंड, फिर पाटेकर से पी, फास्फोरस, ऐश्वर्या से एस, है ना, AS, सब SB, एंटीमनी, BI, बिस्मथ। तो याद हो जाएगा आप लोग सबको, इट्स नाना, इट्स एन होगा सिर्फ, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, गॉट इट, याद कर लेंगे। ग्रुप 16 में होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ओके, दिस इज बिस्मथ। तो इसको याद करने का तरीका है, देख लो, पढ़ लो, ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलू, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ओके, समझ गए? ग्रुप 17 में रहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है, मतलब क्लास पढ़ाने के लिए कुछ बोरिंग इंसान आता है, तो ऐसे याद रख सकते हो, फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है, ओके। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन।
और ये तो सबको याद रहता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ओके, तो इतने तो मैनोमिक सभी याद कर लो आप लोग आराम से, फिर ताकि आपको सारे पीरियडिक टेबल की चीजें दिमाग में रहे। गॉट इट? तो बच्चों दिमाग में रहेगा ना कि नहीं रहेगा? स्टूडेंट्स, आई सपोज। Yes, sir. ठीक है ना? तो मैक्सिमम बच्चे जूनियर क्लास में भी इसको याद कर लेते हैं, क्योंकि जिनको थोड़ा सा साइंस में इंटरेस्ट रहता है वो जूनियर क्लास में ही इसको याद कर लेते हैं। बट हाँ ठीक है ना, मैं जानता हूँ आप लोगों को 20 एटॉमिक नंबर तक ऐसे ऐसे याद रहता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे आप लोग 20 तक याद कर लेते हो। बट जरूरी 30 तक याद 30 तक याद है, ठीक है, मैक्सिमम 30 तक याद कर लेते हैं, बट आपको ऐसे याद रखना जरूरी, ठीक है ना? एलिना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बैगन, आलू, गाजर, दिस इज ये और ये सारे याद कर लेना, ठीक है? अब मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद याद करोगे। चलो अब मेन कहानी पे आते हैं। चैप्टर की मजाक वाली चीज अपने जगह, बट मेन जो हमें पढ़ना है ध्यान से देखिए। आपका जो पीरियड 1 है बेटा, वो सबसे छोटा पीरियड है, ध्यान दीजिएगा, वो सबसे छोटा पीरियड है। उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन और हीलियम। गॉट इट? हमेशा दिमाग में रखिएगा, पहला पीरियड किससे शुरू हुआ, किससे खत्म हुआ? हाइड्रोजन से शुरू होता है, हीलियम में खत्म होता, मतलब 2 ही एलिमेंट है पहला पीरियड। ओके, चलो मैं लिख देता हूं, सिर्फ 2 एलिमेंट है पहला पीरियड, ठीक है ना? दूसरा पीरियड छोटा पीरियड है, जो एटॉमिक नंबर 3 से शुरू होती है, लिथियम से, और नियॉन पे जाके खत्म होता है। बेटा देखो, नोबल गैस का आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है, इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे चीज आप लोग समझोगे फिर। ओके, तो 3 से शुरू होता है, 10 पे खत्म होता है, यहाँ पे 8 एलिमेंट। ओके, थर्ड पीरियड शुरू होती है सोडियम से, 11 एटॉमिक नंबर। ओके, और 18 आर्गन तक जाती है, इसमें भी 8 एलिमेंट्स। पोटासियम 19 से शुरू होती है और 36 तक जाती है, फोर्थ पीरियड, इसमें 18 एलिमेंट होते हैं। ओके, फिफ्थ पीरियड शुरू होती है रुबीडियम से, 37 एटॉमिक नंबर से, और 54 तक जाती है जेनन, इसमें भी 18 एलिमेंट्स। सिक्स पीरियड शुरू होती है सीजियम 55 से और जाती है ये वाली 86 रेडॉन तक। फ्रांसियम 87 स्टार्ट होता है, 7th पीरियड, और ओगानेशन 118 पे खत्म होता है। ओके, अब देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, आपको एटॉमिक नंबर नोबल गैस का याद रखना है। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, ठीक है ना? और साथ में एक मैजिक नंबर भी, ये मैजिक नंबर आपको मैं और अच्छे से बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल देख लो। 2 बार 8, 2 बार 18 और 2 बार 32। 6th पीरियड में 32 एलिमेंट होती है, 7th पीरियड में 32 एलिमेंट होती है। तो ये मैजिक नंबर याद रखना, 2 बार 8, 2 बार 18, 2 बार 32। इन सबको ऐड करोगे तो कितना आता है? ऐड करो तो थोड़ा सा, 118 होगी, क्योंकि सारे पीरियड के जितने एलिमेंट्स उनको मिला के 118 ही ना आएगा। ओके, तो ये मैजिक नंबर से आपको ये याद रहेगा कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। 2 बार 8 मतलब सेकंड थर्ड में 8 8, 2 बार 18 फोर्थ फिफ्थ में 18 18, 2 बार 32, 6 7 में 32। और ये मैजिक नंबर बस यहीं तक सीमित नहीं है, इस मैजिक नंबर से बहुत सारे और चीज पता चलते हैं। जैसे कि यदि आपको किसी एटम का इसका एटॉमिक नंबर मालूम है और नीचे का आपको नहीं मालूम है, तो आपको क्या करना, देखो 2 है ना, नीचे आए तो बस आपको 8 ऐड करना है, तो हो गया 10, ठीक है ना? फिर क्या है, फिर देखो 8 ऐड करना है तो इसका एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा 18, फिर 18 ऐड करोगे
तो 36, फिर 18 ऐड करोगे 36 में तो 54, फिर 32 ऐड करोगे 54 में तो 86, 32 ऐड करोगे इसमें तो 118। ये मैजिक नंबर का कितना यूज है देखो, जस्ट आपको उतना ऐड करते जाना है। 2 सेकंड में आए तो 8 रहता है ना, तो 8 ऐड करो, नीचे का आ गया। थर्ड में 8 और एलिमेंट तो 8 ऐड करो तो 18 हो गया, फिर 18 में 18 ऐड करो 36 हो गया, इस तरह। ओके, तो मैजिक नंबर का बहुत यूज है, अंडरस्टूड। बट ठीक है, अपनी जगह है, बट आपको नोबल गैस के सारे के याद रहना है। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आप लोग ये पीरियडिक टेबल देख ही लिए होंगे। तो पहला पीरियड है जिसमें 2 एलिमेंट है, दूसरा में 8 है, तीसरा में भी 8 है, चौथा में 18 होती है। ये थर्ड, ये वाला देख रहे हो ना, डी ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। अब डी ब्लॉक क्या है छोड़ो अभी, मतलब ये ध्यान देना है कि बीच वाला ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। गॉट इट? 18, 18, 32, 32, अंडरस्टूड, वेरी सिंपल, समझ गए। हाँ, मैंने बोला था लास्ट क्लास में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के आना, चीजों को तब समझोगे। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आराम से देखिएगा थोड़ा सा। पहला पीरियड, ध्यान से सुनना मेरी बात। फर्स्ट पीरियड का मैं बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं? एस में जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि 1s, फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s में इलेक्ट्रॉन जाती है। तो इसलिए तो आपने देखा होगा, मैंने बताया था आप लोगों को पहले, 1s1 हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है, 1s2 हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो पहला पीरियड में 2 ही एलिमेंट रहता, देख ही रहे हो, हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट। क्यों? क्योंकि 1s में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। गॉट इट? सेकेंड पीरियड में देखो, सेकेंड पीरियड में सेकेंड शेल स्टार्ट हो गया। तो सेकेंड शेल स्टार्ट हुआ तो 2s2 और 2p में 6 जा सकते हैं, 2p 6, है ना। तो सेकेंड सेल में बढ़ता है 2s और 2p, ये दिमाग में रखिएगा। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछी जाती है। सेकेंड सबशेल में, सॉरी सेकेंड शेल में, दूसरा मतलब दूसरा पीरियड जो स्टार्ट हुआ, दूसरा पीरियड में 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन जाता है, ये दिमाग में रखना है। ओके, तीसरा पीरियड देखो, तीसरा पीरियड में भी सेम कहानी है, 3s और 3p में ही जाएगा, ये दिमाग में रखना, 3d में नहीं जाता है। ये मैंने आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया। ओके, तो तीसरा पीरियड में इलेक्ट्रॉन 3s और 3p में जाती है, s में 2 और p में 6, इसलिए तीसरे में भी 8 ही रहता है। तीसरा पीरियड में भी आपका 8 ही एलिमेंट रहता है, ये ध्यान देना आप। ओके, अंडरस्टूड। चौथा पीरियड में स्टार्ट होता है जब, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, ठीक है ना, फिर 3d में जाती है, फिर 4p में जाती है। देखो ये सब बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका आराम से लिख सकते हैं, 118 एलिमेंट तक आराम से लिख लोगे। ओके, फोर्थ पीरियड में 4s, फिर उसके बाद 3d, फिर 4p, ठीक है। फिफ्थ पीरियड जब स्टार्ट होता है, आप देखो तब इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2s में, d में कितने 10, p में मतलब 6, कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब चौथा पीरियड में 18 एलिमेंट, है ना। सर थर्ड पीरियड में 3D क्यों नहीं हुआ? 3D क्यों नहीं हुआ? आपने पीरियडिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि 4s का जो एनर्जी होता है 4 + 0 होता है, और 3D का एनर्जी 3 + 2 होता है, 5 होता है। तो 3D का एनर्जी ज्यादा होता है, तो 4s बढ़ा, जहां 4s बढ़ गया तब तक तो चौथा पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और चौथा पीरियड स्टार्ट होता है फिर 3D होता है। समझ आ गई? यस सर। फिफ्थ पीरियड जब स्टार्ट होता है तो पहले 5s में इलेक्ट्रॉन जाती है, फिर 4d में जाती है, फिर 5p में जाती है।
सिक्स पीरियड स्टार्ट होता है तो 6s में जाती है पहले। अब यहाँ पे देखना 6s के बाद 4f में जाती है, 4f सबसेल्स में, फिर आपकी 5d में और फिर 6p में, ये दिमाग रखना। सेवेंथ पीरियड जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले 7s में जाएगी, फिर उसके बाद 5f में जाएगी, ओके, फिर 6d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद आपकी 7p में इलेक्ट्रॉन जाएगी, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरता है अलग अलग पीरियड में, ओके, एकदम दिमाग में रखना। देखो पहला पीरियड में पहले बढ़ा 1s, दूसरा पीरियड स्टार्ट हुआ तो 2s 2p, तीसरा पीरियड स्टार्ट होगा तो 3s 3p, चौथा पीरियड में 4s, फिर उसके बाद 3d, फिर 4p, इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरता है। समझ गए? चलिए, जो मैं बताया इसको याद रखना, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका इंपॉर्टेंस आपको बाद में समझ आएगा, अभी तो नहीं समझ आएगी उतनी इंपॉर्टेंस, जब और आगे पढ़ोगे तब तो चीजें और समझ आएगी। Some important line and very important line. न्यू पीरियड मतलब जब भी एक नया पीरियड स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब भी एक नया पीरियड स्टार्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले घुसती है एक नए शेल का s ऑर्बिटल में, एक नए शेल का s ऑर्बिटल में। जब भी कोई नया पीरियड स्टार्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन एक s में घुसता है एक नया शेल का, पहला में तो 1s, दूसरा सेकंड शेल के s, तीसरा जब शुरू हुआ तो थर्ड सेल के s, चौथा शुरू हुआ तो फोर्थ सेल के s में, पांचवा पीरियड शुरू होगा तो पांचवें शेल के s में, ठीक उसी प्रकार छठा और सातवां में। तो हमेशा ध्यान देना, जब भी एक नया पीरियड स्टार्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन घुसती है एक नए s ऑर्बिटल, एक नए s ऑर्बिटल, ठीक है ना, ध्यान में रखना। अच्छा बेटा ये बताना मुझे, ये सब हम लोग लिखते हैं जो है 1s 2s, ये 1 और 2 क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मालूम है ना? यस सर। ओके, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सब बता रहा है आपको पीरियड नंबर भी, ये ध्यान देना। 1s है तो दिमाग में आप रख सकते हो कि वो पहला पीरियड में वो एलिमेंट, 2s है तो वो दूसरा पीरियड में वो एलिमेंट, 3s है तो तीसरा पीरियड में वो एलिमेंट है, ओके। तो ये ध्यान देना, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर s ऑर्बिटल का p ऑर्बिटल के बराबर होता है। कोई भी शेल में देखो s ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो p ऑर्बिटल का भी वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, ये दिमाग में रखिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर s का जो रहता है p का भी वही रहेगा, ओके। पर d का 1 लेस रहेगा s से और f का 2 लेस रहेगा s से। जैसे देखो d आया ना, तो d का क्या है, 4s पहले भरता है, आप सभी को मालूम है 4s भरता है, फिर उसके बाद 3d भरती है। तो देखो ये जो फोर्थ पीरियड स्टार्ट हुआ, जब फोर्थ पीरियड स्टार्ट हुआ तो पहले तो 4s में गया, ओके, अब d में जाएगा। तो आप बोलोगे सर d के 4d काहे नहीं लिख दिए? ये दिमाग में रख लो आप लोग सिंपल सा कि d हमेशा एक कम ही रहता है s से, समझ गए? और f देखो f 2 कम रहेगा, s का यदि 6 है तो f जो उस पीरियड में भर रहा है वो 2 कम भरेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका 2 कम रहेगा, ध्यान रहेगी, ओके। चलिए, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर s ऑर्बिटल का हमेशा p ऑर्बिटल के बराबर रहेगा। मतलब बोलने का ns, मानो s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, 1 मतलब 2 लो, ओके, s का 2 है तो p का भी 2 ही रहे, ओके, अंडरस्टूड। और अब हायर एग्जांपल में जाएंगे तो मान लो जैसे कि मैंने बात किया 5s, ओके, 5s मतलब कौन सा पीरियड स्टार्ट हो चुका है बोले तो 5th पीरियड स्टार्ट हो चुका है, तो 5s बढ़ा, ओके, अंडरस्टूड। तो उसमें p
P का जो क्वांटम नंबर रहेगा वो 5 ही रहेगा, ओके। और D का जो क्वांटम नंबर रहेगा एक कम रहेगा, तो D का रहेगा 4D रहेगा, अंडरस्टूड। और यदि F तो यहाँ पे नहीं आएगा, मान लो आप बात कर रहे हैं 6s है, तो 6s है तो इसका तो क्या हो जाएगा, एक कम, ये 5D हो जाएगा। F का वैल्यू कितना रहेगा, 4F। 4F, समझ गया। तो देख लो, आप लोगों को मैं एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। देखो 6s है ना, तो F का 2 कम है, D का 1 कम है और P का S के बराबर, ओके। अब ये मत बोलना कि सर 6s के बाद 6p का है नहीं बढ़ा, क्योंकि यदि आप ऐड करोगे तो 6 + 0 6 होता है और 4 + 3 यहाँ पे 7 हुआ, ठीक है ना, PDF। और 5 + 2 भी 7 हो रहा है, पर आपको मालूम है ये n बड़ा हो गया तो इसका एनर्जी ज्यादा है 5D का, इसलिए 4f में पहले भर रहा है। मालूम है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला कहानी। यस सर। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ के आना था लास्ट क्लास। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। चलो, अब पूछा गया एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी की ही क्वेश्चन है कि प्रूव कीजिए कि 5वां पीरियड में 18 ही एलिमेंट क्यों। 5वां पीरियड में 18 ही एलिमेंट क्यों है, ये एनसीईआरटी ने प्रूव करने बोला गया। कौन प्रूव करेगा बेटा, बताओ। देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि 5th पीरियड में कौन कौन से भर सकते हैं। देखो, जब 5th 5s। n = 5 है, ओके, n = 5 है, तो ध्यान देना है कि ns है ना, s का किसके बराबर होता है, सेल नंबर के बराबर होता है। p का भी सेल नंबर के बराबर होता है। d का क्या होता है, एक कम होता है। f का क्या होता है, 2 कम होता है, ओके। चलो, n 5 है तो देखते हैं, चलो 5s, ठीक है, वेरी गुड, 5s होती है। 5p भी होती है। 5 - 1 4, 4d, चलो 4d भी भरेगा 5th पीरियड में। 5 - 2 3f, 3f होता है क्या, वो सर। 3f एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। n = 3, l = 3 कभी भी हो सकता है क्या, नहीं ना, तो 3f तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो 3f में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। तो 5th पीरियड में इलेक्ट्रॉन जाएगी 5s में, 5p में और 4d में। तो 5s में कितने इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन जाती है, p में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, 6। d में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन जाती है। तो आप प्रूफ कर सकते हो ना कि 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 एलिमेंट हो गए। तो ऐसे ही पूछती है आपसे कि 6th पीरियड में बताइए 32 एलिमेंट क्यों होगा। तो आराम से 6th पीरियड में आपको देखना है ns, n - 1p, n - 2d, सॉरी, ये np होगा, ns और np बराबर होती है, n - 1d, n - 2f। तो 6th पीरियड में 6s हाँ एग्जिस्ट करता है, 6p होता है, 6 - 1 5d, 6 - 2 4f। तो आप इससे पता कर सकते हो कि कौन कौन से सेल में कौन कौन से सब सेल एग्जिस्ट करेगी। तो 4f, हाँ 4f एग्जिस्ट करता है। तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन, सब मिला के कितना हुआ, आई 32 इलेक्ट्रॉन, तो 32 एलिमेंट। अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। तो यहाँ तक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कैसे हो जा रहा है सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम कैसे हो जा रहा है, यहाँ से पता चलेगा। देखो 1s2, ठीक है ना, s में तो 2 ही मैक्सिमम भर सकते हो, कोई दिक्कत। यस सर। देखो, अब हाइड्रोजन में एक होती है तो 1s1 एक एलिमेंट हो गया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होती है तो क्या होगा 1s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया। तो वही हुआ कि 2 ही इलेक्ट्रॉन की जगह है इसमें, तो इसलिए तो 2 ही एलिमेंट है। आप बोलोगे यहाँ पे देखो 2s2 2p6, ओके, तो मतलब इसका क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम होगा 1s2 2s1, ठीक है ना, तो एक एलिमेंट 1s2 2s2 2p, सॉरी
ध्यान से देखो ये वाला लिथियम का आप लोग लिखते हो, क्या लिखते हो? मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूं, देखो हीलियम 2s1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? नो। नो सर। बेरिलियम को हीलियम 2s2 लिख सकते हो? यस सर। ओके, तो s में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो यहां तक 2 एलिमेंट हुए। अब 2p6 देखना, हीलियम, बोरोन का मैं लिखता हूं तो क्या मैं लिखूंगा? 2s2 2p1, कोई दिक्कत? 2 2 4 1 5, तो हो गया इसका 2s2 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, समझ गए? तो 6 2 कितना हुआ? 8 ही ना हुआ? यस सर। ये लॉजिक है यार, इस समझाने की क्या जरूरत है? मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे एक एक एलिमेंट बढ़ते जा रही है ना, समझ गए? यस सर। सर हेनरी मोजली, देखो आपको मालूम है कि पीरियडिक टेबल की जो स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन हुई थी, तो स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन हुआ था सबसे पहले डोवर्नियर आए थे। डोवर्नियर पढ़े थे कि नहीं जूनियर क्लास में? पढ़े थे। फिर उसके बाद न्यूलैंड आया और फिर उसके बाद मेंडलीफ आए थे। इन लोगों ने क्लासिफिकेशन एटम का कौन सा प्रॉपर्टी को पकड़ के किया था, जल्दी बताना मुझे। सर एटॉमिक मास। यस, और ये आप लोग डोवर्नियर, न्यूलैंड और मेंडलीफ आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े हुए हो, मुझे 11th में दोबारा पढ़ा के टाइम वेस्ट नहीं करना। तो डोवर्नियर, न्यूलैंड और मेंडलीफ मालूम है ना सबको? यस सर। यस सर। 10th में तो वही पढ़वे की हो। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ मॉडर्न पीरियडिक टेबल के साथ, जो साइंस आज मानता है। आप सभी को मालूम है एक साइंटिस्ट के बारे में, हेनरी मोजली। नहीं मालूम है तो आप जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि पीरियडिक टेबल का रियल कहानी यहीं से स्टार्ट हुआ। एटॉमिक मास वाले सारे जो क्लासिफिकेशन थे वो सारे गलत हो गए। आपको मालूम है कि एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट करने से बहुत सारी डिफेक्ट आ रही थी, गलत गलत जगह पे कुछ एलिमेंट्स थे। ओके, नेक्स्ट आया एक ग्रेट साइंटिस्ट, बोलो, हिज नेम वाज हेनरी ज्वेन जेफरीज मोस्ली। बहुत लंबा चौड़ा नाम था उनका, बट आप लोग सिंपल में हेनरी मोजली बोल सकते हो। तो सर हेनरी मोजली ने कुछ ऐसा किया कि पीरियडिक टेबल का पूरा नक्शा ही बदल गया। अब हेनरी मोजली के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये रथरफोर्ड के लैब में, रथरफोर्ड के लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट करते थे, और रथरफोर्ड सर अक्सर घुसाते थे भी इस पे, बहुत घुसाते थे इन पे। रथरफोर्ड सर के लैब में ये क्या एक्सपेरिमेंट करता था, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स ले लेते थे, अलग अलग मेटल्स लेते थे, ओके, और उसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन्स को हिट करवाते थे। इलेक्ट्रॉन्स मतलब कैथोड रेज, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, मालूम है ना? इलेक्ट्रॉन जब हाई स्पीड से मूव कर रही है तो उसको हम लोग कैथोड रेज बोलते हैं। तो ये क्या करते थे, हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या बोलो कैथोड रेज, कैथोड रेज को ये हिट करवाते थे विभिन्न विभिन्न मेटल्स के ऊपर, अलग अलग मेटल्स के ऊपर ये हिट करवाते थे, ओके। और यदि आपको नहीं मालूम है तो एक बात मैं आपको बता दूं कि कैथोड रेज जब किसी मेटल को हिट करता है तो एक्सरे मिलता है, ये चैप्टर 1 में मैंने बताया, ओके। कैथोड रेज जब अलग अलग मेटल को हिट करेगा तो एक्सरे मिलती। यही वाला एक्सपेरिमेंट वो बार बार मेटल बदल बदल के करते रहते थे। रथरफोर्ड सर को बहुत गुस्सा भी आता था कि एक्सरे डेंजरस होता है, ओके, वो इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तो ये एक्सपेरिमेंट बार बार क्यों रिपीट करते रहते हो आप? तो मोस्टली कुछ नहीं बोलते थे, ये एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। काफी यंग एज था उस टाइम इनका, 23-24 साल उम्र था, ओके। और 25-26 के आसपास जब इनका एज था, इन्होंने कुछ ऐसा चीज बताया कि पीरियडिक टेबल का पूरा चेहरा ही बदल गया। ध्यान से सुनना क्या बताया इन्होंने। जब मोजली ने
कैथोड रेज को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेटल पे हिट किया था तो उनको एक्सरे मिल रही थी। अब ये ध्यान से सुनना, जब वो मेटल चेंज कर रहे थे ना, तो जो एक्सरे मिल रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज हो जा रही। मतलब 20 मेटल यदि इन्होंने यूज किया था तो जो 20 एक्सरेज मिल रहे थे उन सबकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी। ओके, मतलब बोलने का मतलब कि हर मेटल के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला एक्सरे निकल रहा है। अब ये बात जब मोजली ने बताया तो पूरा पीरियडिक टेबल बदल गया। कैसे बदला ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। बट ऑन द सैड पार्ट ऑफ केमिस्ट्री बोलो या साइंस बोलो, ये वाला एक्सपेरिमेंट करने के बाद एट द नियर एज ऑफ 26 और 27 के बीच में इनका एज था। इन्होंने बोला मैं अपने कंट्री के लिए, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुका था उस टाइम, तो इन्होंने बोला कि मैं वर्ल्ड वॉर के लिए अपने देश के लिए लड़ने जाऊंगा। तो ये लड़ने गए और 27 साल की उम्र में मात्र इनको गोली लग गया और डेथ हो गया। 27 साल की उम्र में ही साइंटिस्ट, इतना ग्रेट साइंटिस्ट हम लोग को छोड़ के गए थे। बट बोला जाता है कि यदि ये रहते तो साइंस को ये इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते, शायद आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि एट द एज ऑफ 26-27 इन्होंने पीरियडिक टेबल को पूरा बदल दिया। चलिए, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ साइंस, उसके डेप्थ में हमें नहीं जाना है। बट बहुत खराब सा एक्सपीरियंस था साइंस के साथ। चलिए देखते हैं क्या हुआ। ये एक्सपेरिमेंट में उनको अलग अलग एक्सरेज मिले जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी डिफरेंट मेटल्स के लिए। उस जमाने में बात चल रहा था एटॉमिक मास। सारे क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास के ऊपर होते थे। ओके, सारे क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास के हिसाब से पीरियडिक टेबल बनाया गया था। तो उन्होंने भी क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी उनको मिला था, ओके, जो फ्रीक्वेंसी उनको मिली थी उसका ग्राफ को प्लॉट किया उन्होंने एटॉमिक मास के साथ। अच्छा, उन्होंने प्लॉट किया था एक्चुअली √v इंटू 10⁻⁻8 से। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है √v इंटू 10⁻⁻8 से क्यों किया था, वो हटाओ। बट सिंपल जान लो कि उन्होंने फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी मिली थी अलग अलग एक्सरेज की, अलग अलग मेटल के लिए, उसको उन्होंने एटॉमिक मास के साथ प्लॉट किया। ओके, जैसे कि ये वाला एटॉमिक मास है तो ये वाली आपकी फ्रीक्वेंसी आई थी, ये वाला एटॉमिक मास है तो ये वाला फ्रीक्वेंसी आया था, ये वाला एटॉमिक मास है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी आई थी। तो उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ काफी ऑर्डर्ड आया था, काफी ऑर्डर्ड ग्राफ आई। बट इस ऑर्डर्ड में देखा गया था कि कुछ एलिमेंट यूनिफॉर्म लाइन से बाहर है, कुछ एलिमेंट यूनिफॉर्म लाइन से बाहर है, और वही एलिमेंट यूनिफॉर्म लाइन से बाहर था जो मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में गलत रखा हुआ। ओके, तो मोजली ने सोचा चलो यही ग्राफ को प्लॉट किया जाए एटॉमिक नंबर के साथ। तो जो फ्रीक्वेंसी उनको मिली थी, जो फ्रीक्वेंसी इनको मिला था, उसको उन्होंने एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट किया। तो देखो, प्लॉट करने के बाद ये जो ब्लू ब्लू डॉट देख रहे हो, सारे ब्लू डॉट एक यूनिफॉर्म लाइन में आ जा रही है। तो मुझे एक बात बताओ, आपको ये वाला ग्राफ ज्यादा ऑर्डर्ड लग रहा है कि जो एटॉमिक मास से प्लॉट किया गया ये वाला ग्राफ ज्यादा ऑर्डर्ड है? सर एटॉमिक नंबर वाला। एटॉमिक नंबर वाला ग्राफ ज्यादा ऑर्डर्ड है। और जब उन्होंने एटॉमिक नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया तो उन्होंने देखा कि जो जो एलिमेंट गलत जगह पे मेंडलीव के टेबल में रखे हुए हैं वो सब ठीक जगह पे आ गए। मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाने से सही अरेंजमेंट मिल गया। जो जो एलिमेंट्स मेंडलीव के टेबल में लग रहा था ये यार ये तो गलत लगा दिया इसने, वो सारे सही जगह पे आ गए। तब हेनरी मोजली ने बोला कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट या जितने सारे एलिमेंट है आपके दुनिया में, उनको यदि अच्छे से अरेंज करना है एक डेफिनेट वे में, तो आप एटॉमिक नंबर से अरेंज करो, क्योंकि एटॉमिक नंबर एलिमेंट
का ज्यादा अच्छा प्रॉपर्टी होगा। ओके, एटॉमिक नंबर एलिमेंट का ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ना यार कि जो एटॉमिक नंबर होती है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बराबर होती है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं क्या डिटरमाइन करता है? मेजर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं। तो उसने बोला कि ठीक है, आप एटॉमिक मास से क्लासिफिकेशन करना बंद करो और एटॉमिक नंबर से क्लासिफाई करो। और एटॉमिक नंबर से क्लासिफाई करने के बाद पीरियडिक टेबल का पूरा नक्शा बदला और सारे एलिमेंट ठीक जगह पे, सटीक जगह पे आ गए। ओके, तो मोजली लॉ, बस आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि रूट ओवर फ्रीक्वेंसी, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। बाकी ये सब ए और बी कांस्टेंट होती है, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है। इसके डिटेल्स अभी आपको दिमाग नहीं लगाने, बस मोजली की लॉ आप इतना जान लो कि यही मोजली का लॉ है जो बोलता है रूट ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। मतलब फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है एटॉमिक नंबर के साथ। इन्होंने ये प्रूव कर दिया और फिर बनाया गया अरेंजमेंट को, अच्छा खासा अरेंजमेंट मिला। मोस्टली ने बाद में एक लॉ दिया, दैट इज नोन एज द मॉडर्न पीरियडिक लॉ। एक लॉ आई मॉडर्न पीरियडिक लॉ, इसको बोलते हैं। मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या बोलता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है ना, वो पीरियडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर की। बोलने का मतलब एलिमेंट्स को यदि एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया जाए तो एक बड़ा अच्छा अरेंजमेंट मिलता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आ जाते हैं। ओके, और पहले यही लॉ था, आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा है, एटॉमिक मास था पहले ये लॉ। बट हेनरी मोजली ने बोला नहीं, एटॉमिक मास नहीं, अब एटॉमिक लॉ आ गया नया रूल। समझ गया? चलिए, तो बच्चों अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। डोबर्नियर, न्यूलैंड और वो वाला आप लोग 10th वाले पढ़ लोगे ना अपने से, कि नहीं पढ़ लोगे? सर पढ़ लेंगे सर। वेरी सिंपल है, बिना मतलब यहाँ टाइम वेस्ट करना पढ़ा के, और उससे तो क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न ही पीरियडिक टेबल से आते हैं। बट आपके सिलेबस में वो डोबर्नियर वाला पार्ट सब भी है, जिसको पढ़ लेना यूजलेस है, कोई काम का नहीं है वो, क्योंकि सारे रिजेक्ट हो चुके हैं। हाँ, अब आते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा पीरियडिक टेबल बन गया। आप पीरियडिक टेबल को देख लो एक बार। ये जो हमारी पीरियडिक टेबल है, ये एटॉमिक नंबर से अरेंज। ओके, ये ऑन एटॉमिक नंबर अरेंजमेंट, और ये अरेंजमेंट जो आपको मिला ऑन द बेसिस ऑफ हेनरी मोजली के एक्सपेरिमेंट्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एलिमेंट्स का नाम रखने का एक तरीका होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एलिमेंट्स का नाम रखने का एक तरीका होता है। पहले तो यही सिस्टम चलता था कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम रख दिया जाता था, जिसने उसको खोजा है उसने। ओके, जिसने उसका खोज किया उसके नाम से वो एलिमेंट का नाम रख दिया जाता था। पर जब साइंस और आगे बढ़ने लगा, दुनिया के सब कॉर्नर प्रोग्रेस कर गए, तो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अब रिसर्च हो रहा है। वर्ल्ड के सिर्फ एक ही पार्ट में तो रिसर्च नहीं ना हो रहा भैया, रिसर्च तो दुनिया के सारे कोना में हो रहा है। तो हो सकता है कोई एक एलिमेंट दो जगह खोज हो गया, अब तो मार फंस जाएगा, लड़ाई हो जाएगी कि हमने खोज किया मेरे नाम से रखो, उसने बोलेगा कि हमने खोज किया मेरे नाम से रखो। ऐसा हुआ था, मतलब मैं ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सचमुच हुआ था और बहुत बड़ा लफड़ा फंस गया था। 104th एलिमेंट, जो पीरियडिक टेबल में 104 नंबर एलिमेंट है। ओके, अब अमेरिका वाले बोल रहे थे कि हमने इसका खोज किया तो इसका नाम रख दो रथरफोर्डियम। अमेरिकन बोल रहे थे कि नहीं, हम लोगों ने इसका खोज किया तो इसका नाम रथरफोर्ड के रेस्पेक्ट में रथरफोर्डियम रख दिया जाए। ओके, अब हुआ क्या, रशियंस बोल रहे थे, उसी टाइम पे रशियंस लोग ने भी अपील कर दिया
किसको अपील किया? IUPAC को अपील करेगा, मालूम है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यही डिसीजन फाइनल पास करता है। अब रशियंस लोगों का बोलना था कि नहीं 104th एलिमेंट का हमने खोज किया, तो उन्होंने कुछ बताया था कि कुर्चाटोवियम आई सपोज, उन्होंने बोला कि नहीं आप 104th एलिमेंट का नाम कुर्चाटोवियम रखो, ये रशियंस लोग का बोलना था। बट IUPAC ने बोला कि नहीं झंझट को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस आगे बढ़ता रहेगा तो रिसर्च तो हर जगह चल रहा है, तो साइंटिस्ट लोग खोज करने से पहले आ जाएगा लेके कि हमने खोज किया। तो उसने बोला कि नहीं किसी का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, IUPAC केमिस्ट्री का सबसे बड़ा गुंडा है, वही डिसाइड करेगा सब कुछ, ओके, और वही नाम रखे। तो IUPAC ने बोला ठीक है मैं एक तरीका नाम निकालूंगा और मेरे तरीका से पहले नाम रखा जाएगा, और बाद में जब IUPAC रिसर्च कर लेगा कि हाँ सचमुच किसने खोज किया है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, फिर उसके बाद उस साइंटिस्ट का नाम दिया जाएगा। बट जब तक प्रॉपर रिसर्च नहीं हो जाएगा किसने खोज किया है, तब तक IUPAC का नाम चलेगा, ओके। तो IUPAC ने एक तरीका बनाया एलिमेंट्स के नाम का रखने का, जो एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है, 100 से नीचे वाले के नहीं, 100 से ऊपर वालों के लिए ये नियम लागू है। तो ये नियम को लगाने के लिए कुछ कोड बनाया IUPAC, ओके, कुछ कोड। तो कोड था 0, मतलब समझ लो कि कोई एलिमेंट जैसे कि 101 एलिमेंट, तो उसमें ये 0 है, तो 0 का कोड उसने दिया N, और N मतलब नील होता है, आपको मालूम है ना, 0 मतलब नील होता है। 1 को उसने बोला उन, ये सब कोड है, ये कोड देख लो, बाद में बताऊंगा इस कोड का कैसे यूज करते हैं। 1 का मतलब उन, शॉर्टकट में U, 2 का मतलब बाई, शॉर्टकट में B, 3 का मतलब ट्राई, शॉर्टकट में T, 4 का मतलब क्वाड, शॉर्टकट में Q, 5 का मतलब पेंट, शॉर्टकट P, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 7 को सेप्ट बोलेंगे, ध्यान देना, बहुत बच्चे हेप्ट बोलते सुनिए, सेप्ट, और S, 8 का मतलब ऑक्ट, शॉर्टकट O, 9 का मतलब इन, ENN, और शॉर्टकट E। तो आप लोग सब तो याद ही रहेगा, 0 मतलब नील होता है, 1 मतलब यूनिटी मतलब उन, B मतलब बाई, ओके, 2 का मतलब बाई, 3 मतलब ट्राई। ये बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे 7th में से, 5 पेंट होता, 4 क्वाड होता, सबको मालूम है, 7 और 9 में दिमाग रखिएगा, सेप्ट और इन, ओके। और पहला अक्षर हो गया उसका कोड, नील का N, उन का U, बाई का B, समझ गए? चलिए अब इन कोड का इस्तेमाल कैसे करना ध्यान से देखो, ओके। मान लो 101 नंबर एलिमेंट है, ठीक है ना, तो 1 का शॉर्टकट उसने क्या बताया था, यूनिटी मतलब उन, है ना, गॉट इट, 1 मतलब उन, तो आ गया उन। 0 का मतलब नील होता है, नील, और फिर 1 आ गया तो उन, और प्लस IUM सब में जोड़ना, तो 101th एलिमेंट का नाम हो जाएगा उन नील उनियम, 101th एलिमेंट का नाम हो जाएगा उन नील उनियम, ओके। और इसका फिर सिंबल कैसे लिखेंगे, पहला उठा लो U, ठीक है ना, नील से अब छोटा अक्षर लिखना है, दूसरा अक्षर N, और फिर छोटा अक्षर U। अब इससे कुछ नहीं लेना, ठीक है, UNU, तो इसका कोड हो गया UNU, समझ आ गया। मान लो आप लेते हो 107th एलिमेंट, तो 1 का मतलब क्या होता है उन, 0 का मतलब क्या होता है नील, ठीक है ना, 7 का मतलब क्या होता है सेप्ट, ठीक है ना, प्लस IUM, तो 107th एलिमेंट का नाम हो जाएगा उन नील सेप्टियम, ओके, देख लो उन नील सेप्टियम, गॉट इट, अंडरस्टूड। अब सिंबल क्या होगा, उन से U, नील से N, सेप्टियम से S, UNS, समझ आ गया। तो ये IUPAC का नेमिंग का तरीका है, IUM खाली एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है लास्ट,
ओके बच्चों, क्लियर है? बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं ना? स्टूडेंट्स, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? आज क्या Yes, वर्त sir. है? और बाकी बच्चों का वर्त है क्या आज? अच्छा, कौन दिन है? दिन कौन है यार? मंगलवार है ना? ओ सोमवार, मतलब ये हनुमान जी का वर्त। चलिए, समझ गए। तो ये वाला होगा IUPAC के रूल के हिसाब से, ये IUPAC का नेम होगा। बाद में IUPAC रिसर्च करेगा और पता चलेगा कि जो साइंटिस्ट उसको खोजा है उसके नाम से रख देगा, ठीक है ना? जैसे कि देख लो 101th एलिमेंट, 101th एलिमेंट का बाद में रिसर्च में पता चला। अच्छा, एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि 101th एलिमेंट का खोज सीबॉर्ग ने किया था, ग्लेन टी सीबॉर्ग ने किया था। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 101th एलिमेंट का खोज सीबॉर्ग ने किया था, बट सीबॉर्ग ने बोला कि एक काम करो, मेंडलीव के रेस्पेक्ट में ये नाम रखो, मेरा नाम नहीं रखना, मेंडलीव के रेस्पेक्ट में ये नाम रख दो। तो मेंडलीव के कहने पे नाम को मेंडलीव के रेस्पेक्ट में मेंडेलिवियम रखा गया। देखो मेंडेलेव, यहाँ तक मेंडेलिवियम रखा गया बाद में सर मेंडलीव के अपना नाम respect। में क्यों नहीं रखे वो? अब लो, अब तुमको पसंद है कि हम, तुम बोलोगे कि रख दो सर ये वाला मेरा प्रॉपर्टी है, इसका नाम रख दीजिए आशा प्रॉपर्टीज। तो अब तुम्हारा प्रॉपर्टी है, तुम आशा बोलो या ऐश्वर्या राय प्रॉपर्टी बोलो, तो हमको तो वही रखना पड़ेगा ना, है कि नहीं? अब सीबॉर्ग अपने मेंडलीव को रेस्पेक्ट देना चाहता था, तो सीबॉर्ग के नाम पे रखा गया। ओके, मतलब सीबॉर्ग बोला कि मेंडलीव का नाम रख दो, तो रख दिया। IUPAC बोला ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या दिक्कत? फिर 102 एलिमेंट का बाद में खोज हुआ, तो वो नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल जो ओके, थर्ड लॉरेंसियम। और ये जो 104th वाला विवाद हुआ था, बाद में रिसर्च में पता चला कि नहीं, अमेरिकन लैब में ही खोज हुआ है, तो उसका रदरफोर्डियम नाम रखा गया। 105th का फिर डुबनियम, बाद में रिसर्च करने के बाद पता चला। हाँ, अब ये देखो, ये भी लफड़ा वाला बात है। 106 एलिमेंट का खोज सीबॉर्ग ने नहीं किया था, इसका खोज एक अमेरिकन लैब में हुआ था, बट उस अमेरिकन लैब ने बोला नहीं ठीक है, सीबॉर्ग बहुत बड़ा दानी है, तो इसका नाम भी हम लोग उसके रेस्पेक्ट में रखेंगे। ये ध्यान देना कि सीबॉर्जियम ने का खोज सीबॉर्ग ने नहीं किया था, ये अमेरिकन लैब में इसकी खोज हुई। ओके, तो ये कोई दिमाग लगाने की चीज नहीं है, बस जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये नाम आपको रटने की जरूरत नहीं है, बट यदि आप रख लो तो दिमाग में तो ज्यादा अच्छा होगा, कभी भी पूछ लिया जा सकता है। हाँ, बता देता हूँ ना, KBC में 25 लाख पे क्वेश्चन पूछा गया था, 107th एलिमेंट का नाम, 25 लाख पे KBC पे ये क्वेश्चन आई थी। और वो बड़ा, अब मैं आपको बता दूं, बड़ा शर्मनाक बात था, वहां पे बैठे हुए थे, वो केमिस्ट्री का टीचर ही था, बेचारा जवाब नहीं दे पाया। अब ऐसा नहीं है कि उसको केमिस्ट्री नहीं आता है, यार ये रटने की चीजें दिमाग से निकल सकती। ओके, तो बेचारे का बहुत किरकिरी हुआ था, अलग बात है। बट हाँ, आप इंफॉर्मेशन के लिए NCERT ने जिसका जिसका नाम रखा है वो पूछ सकता है एग्जाम में, वो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। पूछना नहीं चाहिए क्योंकि मेमोरी वाला चीज है, बट पूछ सकता है, नो बॉदर। ओके, बट हाँ, ये वाला तरीका सीख गया कि नहीं, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। इस बार नीट में पूछा गया था 117वां एलिमेंट का नाम, इस वे में नहीं पूछा गया, IUPAC का ऑफिशियल नेम पूछा गया। ओके, चलिए, मान लो 120वां एलिमेंट का खोज नहीं हुआ। देखो अब IUPAC का ये मेथड का ये फायदा है कि मान लो 710 नंबर एलिमेंट भी खोज होगा तो उसका भी नाम रखा जा सकता है, जो एलिमेंट खोज नहीं होगा उसका भी नाम रखा जा सकता है ना। अच्छा, मानो तो 710 नंबर एलिमेंट, सेप्टुलिनियम। 7 क्या आ जाएगा, सेप्ट और उन नील और इयम, है ना, सेप्ट उन नीलियम, ये रखाएगा ना। यस 7 सर। हो गया सेप्ट, 1 हो गया उन, 0 हो गया नील और IUN, सेप्ट उन नीलियम।
चलो जल्दी से, आप ये वाला एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सर यूनिबिलिनियम 120th नंबर एलिमेंट का क्या नाम होगा? तो 1 का मतलब होता है उन, 2 का मतलब बाई, 1 का मतलब नील प्लस IUM, तो उन बाई नीलियम, ठीक है, उन बाई नीलियम। इसका सिंबल क्या होगा? UBN। कोई दिक्कत? सिंपल सा चीज है, ठीक है। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ बेटा। यहाँ तक समझ आई? कोई दिक्कत? समझना क्या है, कुछ तो है नहीं, ये इस चैप्टर में उतनी कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ओके। बट हाँ, ये चैप्टर पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट सब खुलता है। हम अपने पीरियडिक टेबल को ध्यान से देखना बेटा, आप थोड़ा सा डिटेल्स में मैं चलूंगा, ओके। पीरियडिक टेबल जो हमारा है, उसको 3 पार्ट में बांट के स्टडी किया जाता है, ओके। पहला होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सेकंड कैटेगरी में हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। एंड द लास्ट वन इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 3 पार्ट में बांट के पढ़ा जा सकता है पीरियडिक टेबल को अच्छे से। ध्यान से सुनिएगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है ग्रुप 1 +2 एंड ग्रुप 13 से लेके 18 तक, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको किसको बोला जाता है? ग्रुप 1 एंड 2 और ग्रुप 13 से लेके 18 तक, ओके। ग्रुप 1 और 2 साथ में लिखते हैं एंड 13 से लेके 18 तक, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी बोला जाता है। बोलो सर ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? ओके, ये मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखना। ये वाला चार्ट आपको दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ओके। जूम क्यों नहीं हो रहा है जी? जूम ऑप्शन दिख रहा है क्या आप लोगों को कहीं? हाँ दिख रहा है। देखो ध्यान से, आपको लिथियम का क्या दिख रहा है? 2s1 दिख रहा है? यस सर। साफ दिख रही है कि नहीं दिख रही है? वाला नहीं दिख रही है तो और जूम करो। सर दिख रहा है सर। ठीक है, 2s1। बेटा लिथियम का आप कॉन्फ़िगरेशन मुझे बोलो तो थोड़ा सा क्या होता है सर किसका? लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना। सर 2-1 1s2 2s1। 1s2 2s1। तो लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के s सब शेल में खत्म हुआ। बेरिलियम का बताना कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 बोल सकते हैं? यस सर। तो बेरिलियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहां खत्म हो रहा है? 2s। s वाले में खत्म हो रहा है, सेकंड शेल के s सब शेल में खत्म हो रहा है, ओके। तो आप ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट को देख लो, ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट को देखो, देखो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, ओके, s में ही खत्म हो रहा है, s में ही खत्म हो रहा है, ओके। ग्रुप 2 का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन s में ही खत्म हो रहा है। तो ग्रुप 1 और 2 का लास्ट इलेक्ट्रॉन s में खत्म होता है, इसलिए इनको s ब्लॉक एलिमेंट भी बोला जाता है, ओके। लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाता है। ठीक उसी प्रकार आप p ब्लॉक को देखोगे तो देखो यहाँ पे बोरोन, देखो बोरोन, ध्यान से देखना, बोरोन
बोरोन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ खत्म हो रहा है? P में, 2p1 लिखोगे पूरा कन्फिग्रेशन तो 1s2 2s2 2p1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है इसलिए इसको P ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन P में तो इसको P ब्लॉक, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन P में P ब्लॉक, 2s2 2p3 2s2 2p4, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन P में है ना, तो इसलिए P ब्लॉक P ब्लॉक P ब्लॉक। तो ये ध्यान देना है बच्चों आप लोगों को। ओके देखो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जाके खत्म होता है। ओके, और ग्रुप 13 से लेके 18 तक का हीलियम को छोड़ के लास्ट इलेक्ट्रॉन P वाले में जाके खत्म होता है। ओके, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन P में घुसती है इसलिए इसको P ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। यदि आप लोग ये वाला देखोगे तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जाता है, ध्यान से देखना, ये बीच वाला जो है 3d14s2 देख रहे हो ना। यदि आप स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखोगे ना तो ऐसा ही आएगा। आर्गन 18 हो गई ना, 18 के बाद 4s2 3d1 लिखते हैं ना, आर्गन 18, फिर 4s2 20, फिर 3d1 21, तो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। तो ये जो है ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक सारे एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में खत्म होते हैं, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार 72 का तो F में हो रहा किसमें बोल रहे हो बेटा, बोलो? है सर। 72 डी में तो खत्म हो रहा है। अच्छा ये नीचे आ जाती है, मैं बताऊंगा आपको, ये 6 पीरियड शुरू हो गया तो एफ ब्लॉक में आता है, मैं बताऊंगा आपको। बट ये देखोगे तो आप 5D में खत्म होता है लास्ट में, ध्यान देखना, 4F के बाद 5D में जाता है इलेक्ट्रॉन। ओके समझ गए? वो मैं बता दूंगा, अभी Yes, नीचे sir. में मत आओ, अभी ऊपर वाले से समझो, नीचे कॉन्फ़िगरेशन और डिटेल्स में देखेंगे हम लोग। तो ये दिमाग में रखना है। ओके तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को बोला जाता है और ग्रुप 13 से 18 को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन S और P में खत्म होते हैं, इसलिए उनको S या P ब्लॉक भी बोला जाता है। तो S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट। तो S ब्लॉक कौन कौन से होते हैं? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। P ब्लॉक कौन कौन से होते हैं? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18। ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 को बोला जाता है। ओके ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 को बोला जाता है, इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। ओके डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी वाले सबशेल में जाके खत्म होता है। नेक्स्ट होती है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो दो सीरीज होती है इसमें, एक होती है 4F सीरीज, ओके और एक होती है 5F सीरीज। ओके 4F सीरीज जो होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। 4F सीरीज जो स्टार्ट होता है आपका सेरम से स्टार्ट होता है, सीरम CRIUM, और खत्म होती है लुटेशियम से। ये बेटा आपको याद रखना है, ठीक है ना, एग्जाम में बहुत तगड़ा क्वेश्चन सेट होता है इस कॉन्सेप्ट पे, पहले इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लो। इसको बोलते हैं 4F सीरीज। ओके इसको बोलते हैं 5F सीरीज। 4F सीरीज शुरू होता है सेरम से और खत्म होती है लुटेशियम पे। 5F सीरीज शुरू होती है थोडियम से और खत्म होती है लॉरेंसियम पे। ओके गॉट इट। अब इसका पोजीशन क्या होता है? देखो बेटा इनका पोजीशन यही वाला होता है। एक्चुअली क्या होता है, सेरम से लेके लुटेशियम तक सब यही पोजीशन में, बट यहाँ पे सारा रखेंगे तो पीरियडिक टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको यहाँ से निकाल के यहाँ रखा गया। आपसे कोई पूछ देगा कि 4F सीरीज का लोकेशन क्या है, तो ग्रुप 3 और 6th पीरियड, ध्यान दीजिएगा, ये 6th यहीं पे है सारा, और ये वाला आपका है यहाँ पे इसका लोकेशन। ओके जिसको हम लोग 5F सीरीज बोलते हैं। तो 5F सीरीज का होगा सेम ग्रुप 3 और पीरियड 7, ये ध्यान दीजिएगा, 5F सीरीज का ग्रुप 3 और पीरियड 7। समझ आ गया? ओके अब 4F सीरीज को कभी का लैंथेनॉइड्स भी बोला जाता है, 5F सीरीज को कभी का एक्टिनॉइड्स भी बोला जाता है। ओके ये दिमाग में रखिएगा। तो ये वाला दोगो जो है ना वो अलग नहीं है, ये इसी में आ जाता है, तो ये मत सोचना कि कुछ अलग से लगा रहता, नहीं,
इसकी पोजीशन अंदर ही में है, बट पीरियडिक टेबल लंबा हो जाएगा इसलिए वहां से उसको निकाल दिया गया। चलिए 4F सीरीज कहां से स्टार्ट होती है मैं नीचे रख देता हूं। सीरम से स्टार्ट होती है 58 से और जाती है लुटेशियम तक 71 तक। ओके, और ये वाला स्टार्ट होता है थोडियम से। ओके, 90 से स्टार्ट, सॉरी थोडियम से स्टार्ट होगा ये वाला 90 से, ठीक है ना, और जाएगी आपकी लॉरेंसियम 103 तक। ओके, इनको 4F सीरीज को कभी भी लेंथेनॉइड्स बोला जाता है, 5F सीरीज को एक्टिनॉइड्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है ना, ये सारे, इनका प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा लैंथेनम से मिलता है, La लैंथेनम से मिलता है, इसलिए इसको कभी काल लैंथेनॉइड्स बोले जाते हैं। इसको कभी काल एक्टिनॉइड्स बोला जाता है 5F सीरीज को, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी एक्टिनियम से मिलती है। ओके, इसलिए इसको कभी काल एक्टिनॉइड्स बोला जाता है। तो पीरियडिक टेबल को हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं। पहला हो गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 से लेके 18, एस और पी ब्लॉक। ओके, इसको डी ब्लॉक और इसको एफ ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आपको जानते हो ये चैप्टर का मेन मकसद है ना कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर देगा ये चैप्टर। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान गए तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अच्छे से समझ जाओ, वो मकसद है इस चैप्टर का। ओके, देखो मॉडर्न पीरियडिक टेबल को हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में खत्म हो रहा है। पी ब्लॉक मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी वाला में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी वाला में, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में। चलो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। मैं बोल रहा हूं आपको, चलो कैल्शियम कौन से ब्लॉक में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ मुझे। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बताएगा मुझे? चलो, कार्बन का सबसे सामने नोबल गैस कौन सा है? कार्बन का 20 होता है, सबसे सामने नोबल गैस आर्गन। आर्गन। याद है ना बेटा, 2, 10, इसको तो याद कर पहले, चलो 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये याद कर। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है ना, ये तो याद कर ले आप लोग। 2, 10, 18, 36, 54, 86 याद कर लो ना बस। तो कैल्शियम का हम कैसे लिख सकते हो? आर्गन 4s2, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। तो कैल्शियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? एस में। तो ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हुआ? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। चलो मुझे आप फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से। सर 2p नियॉन 3s2। नियॉन मतलब दूसरा पीरियड खत्म हो गया, फिर 3 में आएगी। 3s2 10 प्लस 3p3। हाँ 3p3 कौन सा ब्लॉक? p ब्लॉक। पी ब्लॉक, ठीक है ना। चलिए टाइटेनियम 22, जल्दी बताना। आर्गन 4s2। हाँ, आर्गन के बाद 3d नहीं, आर्गन के बाद 4s, 4s2 आर्गन 18, 2, 20, फिर 3d2 कौन सा? ब्लॉक। डी ब्लॉक, ठीक है ना, अंडरस्टूड। चलिए ओके, अब चलो हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं 2 पार्ट में, 2 ब्लॉक होते हैं उसके। कौन कौन से? ग्रुप 1 होगी, सॉरी ग्रुप 1
और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 के सर सारे हाइड्रोजन भी S क्या बोल रहे हो बेटा? सर हाइड्रोजन भी तो S ब्लॉक नहीं है ना। हाँ तो हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ है ठीक है ना, गॉट इट। क्योंकि हाइड्रोजन का तो नॉर्मली सबको याद ही रहता है 1s1। चलिए मैंने लिथियम से स्टार्ट किया है। आपको ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट याद हो गए हैं कि नहीं याद हुए, पहले मुझे बताओ। हेलिना का रब से फरियाद, है ना, याद है ना? सर रुबिडियम तक याद है। नहीं अभी पूरा याद कर लो। हेलिना का रब से फरियाद, से मतलब CS से, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, याद कर लो। हेलिना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, ठीक है ना। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। अब ध्यान से देखिएगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं, जल्दी से मुझे कोई बताएगा? सर लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एस सबशेल या एस ऑर्बिटल्स में जाती है, ठीक है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करती है या एस ऑर्बिटल में जाती है, इसलिए इनको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना अच्छा फंडा है ना, ये सीख लोगे तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिखा जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली एलिमेंट्स के लिए वैलेंस सेल से नीचे वाला जो रहता है वो पूरी तरह से फील्ड रहता है कि नहीं रहता है ना? फील्ड रहता है। ओके, वैलेंस सेल फील्ड नहीं रहती है, वैलेंस सेल के अंदर वाला पूरी तरह से भरा हुआ रहता है। तो जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि मैं एस ब्लॉक का बात करूं तो वो होता है NS1 और NS2। ओके, NS1 रहता है एल्कली मेटल्स का, एल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 का। NS2 रहता है ग्रुप 2 का मतलब एल्कलीन अर्थ मेटल का। ओके बच्चों, अब ध्यान से मेरी बात सुनना जो मैं बोलूंगा। ओके देखो, मान लो मैंने लिथियम उठाया है, लिथियम 3 है, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हीलियम 2s1। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं। तो वैलेंस सेल कौन सा है इसका? ये वाला है। ओके गॉट इट। तो आपको यदि सबसे सामने वाला नोबल गैस मालूम है तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कितना आसान हो जाता है। देखिए लिथियम के सबसे सामने वाला नोबल गैस हो गया हीलियम 2s1। NS1 मतलब N होता है शेल नंबर। यदि आपसे कोई सोडियम का बोला कॉन्फ़िगरेशन लिखने, सोडियम लिथियम के नीचे आता है सोडियम, तो नियॉन नियॉन NS1 मतलब 3s1, नियॉन 10 3s1। पोटासियम 19, ध्यान से देखो, आर्गन आर्गन 4s1। 4s1। और बोला सिर्फ वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन लिखने, कभी कभी एग्जाम में वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ पूछेगा, तो ये नोबल गैस नहीं लिखना है, सिर्फ वैलेंस वाला लिखना है, ठीक है, ठीक है ना। रुबिडियम इसका 55 होता है। अच्छा 55 नहीं होगा, ये हो जाएगा 37 होगा। कितना? क्रिप्टॉन 5s1। 5s1। सीजियम का क्या हो जाएगा? जेनन 6s1। ठीक है ना। फ्रांसियम का क्या हो जाएगा? रेडॉन 7s1, है ना। देखो इसका 87 होता है। और आपको मालूम है 2 10 18 36 54 86, ये किसका है? रेडन का। ओके, ये किसका है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, याद रहना, ठीक है ना। जेनन 54, तो रुबिडियम का सीजियम का लिखा गया जेनॉन 6s1। ओके, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या होगा? हीलियम 2s2। 2s2, NS2, N मतलब सेल नंबर,
मैग्नीशियम, नियॉन 3s2, 3s2, कैल्शियम, आर्गन 4s2, स्ट्रॉन्शियम का क्या होगा जल्दी बताओ, क्रिप्टन क्रिप्टॉन 5s2, 5s2, इसका जेनॉन 6s2, रेडॉन 7s2, है कि नहीं? आराम से आप लोगों ने लिख लिया सबका कॉन्फ़िगरेशन। ओके, गॉट इट। अब एल्कलीन अर्थ में मुझे एक बात बताओ, ये जो लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही ना वो लूज करता है, वही ना उसकी वैलेंसी होती है। तो एल्कली मेटल का वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा। एल्कलीन अर्थ मेटल का वैलेंसी क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में तो 2 को लूज करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक कौन कौन से ग्रुप होते हैं? जल्दी जल्दी। फर्स्ट एंड सेकेंड, ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2। ग्रुप 1 का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2। अब देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ ये एलिमेंट काफी रिएक्टिव होती है। हाँ, रिएक्टिव इसलिए होती है क्योंकि इसका जो लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो फटाक से निकालना है, फटाक से निकालना और तुरंत निकालेगा। जैसे कि सोडियम ही का एग्जांपल ले लो ना यार, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सोडियम। मैं सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, देखो जूनियर क्लास वाला 281, पर ऐसे लिखूं तो नियॉन 3s1। ओके, अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन फटाक से निकालेगा और ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फटाक से निकालेगा ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, नोबल नियरेस्ट नोबल गैस का जैसा बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन फटाक से निकल रहा है, इसलिए काफी रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। और लो आयोनाइजेशन एनर्जी, आप शायद आप नहीं जानते होंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं हम लोग इससे? आराम से, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल के नोबल गैस जैसा बनना चाहता है, फट से निकलेगा। ओके, तो जैसे कि देखा हम लोगों ने कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल के Na+ बन सकता है। ओके, मैग्नीशियम क्या करेगा? कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Mg2+ बनेगा, तो काफी रिएक्टिव है। अच्छा, मुझे बताना कि ग्रुप 1 ज्यादा रिएक्टिव होगा, ग्रुप 2 ज्यादा रिएक्टिव? सर ग्रुप 1। ग्रुप 1 ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि भैया यदि ग्रुप 2 का मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम का, यदि 12 में सिंपल भाषा में भी लिखता हूँ 282, या आप लोगों को नियॉन 3s2 समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, नियॉन 3s2। तो ये वाला को एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाला, पर जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करेगा? तेजी से खींचेगा या कम तेजी से खींचेगा? तेजी से खींचेगा ना। इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से वो खिंचाएगा अंदर, तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ी मुश्किल है, इसलिए मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्टिव हो जाता है कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना। तो हाईली रिएक्टिव है, ये कहानी तो सेट है। और नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। अब देख भाई, सुन ले मेरी बात को, कि जो चीज रिएक्टिव होगा वो कभी फ्री स्टेट में पाया जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। जो रिएक्टिव होगा वो फ्री स्टेट में कभी नहीं पाया जाता। ओके, सो दिस इज द स्टोरी। सर जैसे सोडियम पोटेशियम। हाँ, ग्रुप कभी नहीं। सोडियम क्या फ्री स्टेट में मिलता है क्या? सोडियम तो कंबाइंड ही स्टेट में मिलेगा जिसके साथ रहेगा। और ऐसा नहीं होगा खुदाई करोगे आपको प्योर सोडियम मिल जाएगा, प्योर पोटेशियम मिल जाएगा ना। भयंकर रिएक्टिव एलिमेंट है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो उन्हीं की बात हो रही है। तो देखो, मकसद मेरा था आज का चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मकसद यही है कि आपको पीरियडिक टेबल पे भयंकर कंट्रोल आए। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग ऐसे ऐसे मत लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ऐसे लिख के सिखाया जाता है, नीचे जाए। देखो आराम से देखो, इसका हीलियम 2s1, इसका नियॉन 3s1, आर्गन 4s1, क्रिप्टन 5s1, जेनॉन 6s1, रेडॉन 7s1।
सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया। हीलियम 2s2 ये ठीक अगले क्लास में हम लोग ये सब देखेंगे, ये सब का भी लिखा जाएगा ऐसे ही। सबका एक फिक्स्ड रूल है, देखो सब में आपको सेम नजर आ रहा होगा। 2s2 2p1 है, फिर 3s2 3p1 है, फिर 4s2 4p1 है, 5s2 5p1 है, 6s2 6p1 है। तो कहानी सब में सेम ही चलती है, तो ऐसे ही से, पर अभी दिमाग मत लगाना, मैं बताऊंगा जब सिखा दूंगा तब आप लोग करोगे, ठीक है? समझ आ रही है ना? यस सर। तो आज यही रोक देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स में पी और डी के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स चलिए हंसते रहो खेलते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर। बट हाँ, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पोर्शन मैंने पढ़ाया था ना, उसको पढ़ के आना। कहाँ से? क्वांटम नंबर से पढ़ के रखना, क्योंकि उस पर आपको कमांड जरूरी है। कहाँ से? क्वांटम नंबर, जहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया, 4 क्वांटम नंबर्स, वहां से लेके एकदम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड तक पढ़ लेना, 2-4 बार पढ़ लेना, मतलब लास्ट के 2 लेक्चर में जो बोल रहा हूँ, लास्ट के 2 लेक्चर, ठीक है? चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू। सर हाँ बाय, कुछ पूछ रहे हो?